सुपर सुकोई अपग्रेडेशन प्रोग्राम में रशिया की तरफ से भी भारत को अपनी AL-41F सीरीज के इंजन को ऑफर किया जा रहा है। यूके की तरफ से भी भारत को मिट्योर मिसाइल की मार्क 2 वेरिएंट को जॉइंटली डेवलप करने का प्रोपोजल दिया गया है। इंडियन नेवी की तरफ से अभी 6 नए एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने के लिए गवर्नमेंट को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना कभी भी अपने J-20 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के सुखोई या रफाल जैसे एयरक्राफ्ट के साथ डॉग फाइट में क्यों एंगेज नहीं करने वाला है, लेकिन फिर भी ये इंडियन एयरफोर्स के लिए आगे चल के किस वजह से खतरा बनने वाले हैं। और अंत में भारत और इंडोनेशिया की नेवीज के बीच अभी एक पैसे एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट सुपर सुखोई को लेके। ये बात आप सबको पता होगा कि भारत अभी अपनी सभी Su-30M के एयरक्राफ्ट को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करना चाहता है और इनिशियल प्लान के मुताबिक इनकी अपग्रेडेशन 2022 तक शुरू होने वाली थी। इनिशियली इनको रशियन, फ्रेंच और इजरायली ओरिजिन सिस्टम के साथ अपग्रेड करने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी जैसे कि हमारे पास खुद की टेक्नोलॉजी मौजूद है और अभी DRDO की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स सिस्टम को बनाया जा चुका है, तो अभी हम अपने इंडिजिनस सिस्टम के साथ ही हमारे सुपर सुखोई को अपग्रेड करना चाहते हैं, जिसमें लगभग सभी एवियोनिक्स सिस्टम इंडियन सिस्टम ही होने वाले हैं। और अभी हम का मीडियम वेट फाइटर या फिर तेजस MK2 की तरह सुपर सुखोई में भी एक फुल टच स्क्रीन कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया गया है। इसके अलावा रशियन रडार के बदले अभी भारत की तरफ से अभी इसमें अपनी उत्तम ऐसा रडार को इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अभी कोई इंजन मौजूद नहीं है और नए अपग्रेड्स के साथ साथ सुपर सुखोई को ज़्यादा पावर की भी ज़रूरत पड़ सकता है और ज़्यादा पावरफुल रडार इंस्टॉल करने का मतलब ये भी हो सकता है कि रडार को ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसे में DRDO के पास इसका कोई भी सोल्यूशन फिलहाल के लिए नहीं है, पर अभी रशिया की तरफ से भारत को इसका सोल्यूशन ऑफर किया जा रहा है। रशिया अभी अपनी AL-41F1S इंजन को सुपर सुखोई के साथ भारत को ऑफर करना चाहता है, जो कि हमारी वर्तमान की AL-31 सीरीज के इंजन के मुकाबले ज्यादा थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने वाला है, जो कि हमें एडिशनल थ्रस्ट के साथ साथ बेहतर पावर आउटपुट भी देने वाला है। इससे एक और फायदा ये होने वाला है कि सुपर सुखोई का थ्रस्ट टू वेट रेशियो बढ़ जाएगा, जिसके बाद हम आसानी से सुपर सुखोई में ज्यादा वेपन को भी कैरी कर पाएंगे। और इस इंजन का डाउन टाइम भी AL-31F सीरीज के इंजन के मुकाबले काफी अच्छा है, जो कि बेहतर सर्विस अवेलेबिलिटी दिला सकता है। और कुल मिलाकर ये एक अच्छा ऑफर हो सकता है, क्योंकि अगर चाइनीज फ्लैंकर्स को मैच करना है तो हमारे सुपर सुखोई को एक बेहतर इंजन की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि फिलहाल AL-41F सीरीज के इंजन के अलावा कोई और हमको नहीं दे सकता है। अगला अपडेट भारत और यूके को लेके। 1 या 2 दिन पहले ये खबर सामने आया था कि भारत और यूके के बीच अभी डिफेंस सिस्टम को जॉइंटली डेवलप करने के लिए बातचीत किया गया था और इसे दोनों देशों की PM के बीच ही वर्चुअल मीटिंग के दौरान तय किया गया था। इस दौरान भारत की फ्यूचर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट में यूके भारत को मदद करने का ऑफर दे रहा था और स्पेशली यूके की तरफ से यूरोपियन ओरिजिन वेपन्स को भी भारत के साथ मिलकर मैन्युफैक्चर करने का और जॉइंट डेवलपमेंट करने का ऑफर दिया गया था। अभी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि MBDA यूके की तरफ से अभी भारत के साथ मिलकर एक जॉइंट एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने का ऑफर दिया गया है, जो कि मिट्योर मिसाइल की मार्क 2 वर्जन के ऊपर बेस होने वाली है, यानी कि मिट्योर मिसाइल से भी बेहतर मिसाइल होने वाला है। अब भारत MBDA की मिट्योर मिसाइल को राफेल के साथ ही पहले से ऑपरेट कर रही है, लेकिन इसको बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल करने के लिए MBDA फ्रांस की तरफ से आपत्ति जताई गई थी और फ्रांस की तरफ से बताया गया था कि वो इसको किसी भी नॉन यूरोपियन ओरिजिन वेपन के साथ इंटीग्रेट नहीं करने वाले। लेकिन MBDA यूके की तरफ से अभी उसी की एक यूके बेस्ड वेरिएंट को भारत के साथ मिलकर बनाने का ऑफर दिया जा रहा है, जिसे आगे चल के जॉइंटली डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा और इसको आगे चल के भारत अपने सभी फ्यूचर एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल कर पाएगा। जापान के साथ भी सेम इशू हुआ था, जिसमें फ्रांस की तरफ से मिट्योर मिसाइल को सप्लाई करने के लिए जापान को मना करने के बाद वो अभी MBDA यूके के साथ मिलकर अपनी खुद की जॉइंट न्यू एयर टू एयर मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं। अब हाल ही में ही तेजस MK2 के लिए जो वेपन पैकेज को सिलेक्ट करने का प्लान किया जा रहा था, उसमें एस्ट्राम, मिट्योर, स्टॉर्म शैडो और इस तरीके की और भी कई यूरोपियन ओरिजिन मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया था। तो हो सकता है इनको आगे चल के भारत जॉइंटली MBDA यूके के साथ मिलकर बनाने का प्लान भी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत अपनी खुद की भी एक रैमजेट मिसाइल को डेवलप कर रही है, जिसका नाम फिलहाल SFDR मिसाइल बताया जा रहा है
और इसको भारत रशिया के साथ मिलकर बना रही है, जो कि मेट्योर मिसाइल की स्टैंडर्ड की मिसाइल होने वाली है। और इस कैटेगरी की मिसाइल हमको पहली बार अस्त्र मिसाइल की मार्क 3 वेरिएंट के साथ देखने को मिलने वाली है। अगला अपडेट न्यूक्लियर सबमरीन को लेके है। पिछले महीने जब गुजरात में कंबाइंड कमांडर मीटिंग को अरेंज किया गया था, उस दौरान नेवी की तरफ से 6 नए न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने का फैसला किया गया था और इसके लिए नेवी की तरफ से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी किया गया था कि जल्दी से ही इनको बनाने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए अप्रूवल दिया जाए, ताकि चाइनीज नेवी की बढ़ती हुई प्रेजेंस को काउंटर करने लायक एक अंडर वाटर फ्लीट को तैयार किया जा सके। अभी हमारे पास बस एक ही न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मौजूद है, जिसे हमने 10 साल के लिए रशिया से लीज पर ले रखा है और इसको 2012 में लीज पर लिया गया था, जिसका लीजिंग पीरियड अभी 2022 तक कंप्लीट होने वाला है और इसके बाद अभी इसको 2 साल और एक्सटेंड करने की बातचीत किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इसको हम 2024 तक इस्तेमाल करने वाले हैं और इसके बाद 2025 तक एक और सबमरीन को भी रशिया से लीज पर लिया गया है, जिसकी डिलीवरी हमको 2025 तक कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक INS चक्र 2 का लीजिंग टाइम खत्म हो गया होगा, तो हमारे पास फिर से एक ही न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद रहने वाली है। अब हालांकि हमारे पास अरिहंत क्लास की 2 और वेसल भी मौजूद है, जो कि न्यूक्लियर सबमरीन है, लेकिन ये SSVN है, यानी कि न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है और इनके रोल और डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी एकदम अलग होती है, जिनको हम SSN की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसी बीच चाइना भी लगभग 12 नए SSN को अपने फोर्स में शामिल करने वाला है, तो इसको काउंटर करने के लिए हमको कम से कम 6 SSN की जरूरत पड़ने वाली है। अब ये खबर सुनने को मिल रहा है कि भारत शायद अभी फ्रेंच SSN में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है और पहले से ही फ्रेंच नेवल ग्रुप भारत में स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को बना रही है और सबमरीन बिल्डिंग इंडस्ट्री में फ्रांस अभी भारत में काफी आगे बढ़ चुका है। तो अभी जब हमारे PM और फ्रेंच प्रेसिडेंट के बीच मीटिंग होने वाली थी, तो उस दौरान इन सबमरीन के बारे में बातचीत करने का प्लान किया गया था, लेकिन फिलहाल चाइनीज रायते की वजह से इस मीटिंग को पोस्टपोन किया गया है। अभी इन सबमरीन को भारत में ही बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें अभी फ्रांस, UK, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ फ्रांस की तरफ से ही जॉइंटली न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने का ऑफर दिया गया और साथ ही फ्रांस की तरफ से अभी इसकी कंप्लीट टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ शेयर करने का ऑफर दिया गया है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके, जैसे कि अभी भी भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव चल रहा है और ये पिछले 1 साल से चलता आ रहा है। ऐसे में फ्यूचर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना के बीच मुठभेड़ होने के चांसेस भी बने रहेंगे। अब अगर कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसमें एयरफोर्स भी इन्वॉल्व होने वाला है। तो ऐसे में हमारी एयरफोर्स में कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, जबकि चाइना के पास अपनी खुद की J-20 एयरक्राफ्ट मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि इसको चाइना भारत के खिलाफ डिप्लॉय करने वाला है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल के मुताबिक अगर कभी भी ऐसा हुआ तो चाइना कभी भी अपनी J-20 एयरक्राफ्ट को डायरेक्टली इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ फाइट लेने के लिए डिप्लॉय नहीं करने वाला है, क्योंकि इसके लिए J-20 के पास काफी सारे लिमिटेशन है। सबसे पहली बात तो ये कि J-20 अभी तक बैटल प्रूवन सिस्टम नहीं है और ना ही इसके कैपेबिलिटीज के बारे में कोई बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और मोस्टली J-20 को बल्कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है या लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है, जिससे वो फाइटर एयरक्राफ्ट कम और बॉम्बर या स्ट्राइक एयरक्राफ्ट कहना ज्यादा सही रहेगा। तो ऐसे में चाइना अपनी J-20 एयरक्राफ्ट को मेनली इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें ये अपनी लो रडार सिग्नेचर का फायदा उठाकर इंडियन एयरस्पेस में घुसपैठ करके हमारे रडार स्टेशन को, कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन को या फिर किसी भी हाई वैल्यू टारगेट जैसे कि एवेक्स को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इससे चाइना कभी भी भारत की रफाल Su-30 जैसे एयरक्राफ्ट के साथ एंगेज होने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा और अगर करेगा तो ये BVR रेंज में एंगेज होने के बाद मिसाइल को फायर करके वापस भाग जाएंगे, क्योंकि अगर ये विजुअल रेंज की फाइट में रफाल Su-30 के साथ एंगेज हुए तो राहुल गांधी जी को ये बोलना पड़ेगा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और इंडियन एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो असल लड़ाई होने वाली है वो चाइनीज J-11, J-10, Su-35 और Su-27 जैसे एयरक्राफ्ट के साथ होने वाली है और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए चैलेंजेस को क्रिएट करने वाले हैं। साथ ही कंबाइंड अटैक में J-20 चाइना को सीरियस टैक्टिकल एडवांटेजेस भी दे सकता है, जैसे कि इसको चाइना भारत की एयरस्पेस में सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल कर सकता है ताकि हमारी मिसाइल डिफेंस सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम की साइट का पता लगाया जा सके और उनको लॉन्ग रेंज की मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन अगर सिर्फ डॉग फाइट के लिहाज से देखा जाए तो J-20 को चाइना सिर्फ VVR एंगेजमेंट के लिए ही भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन असल मायने में अगर चाइना इसको J-10 या J-11 फ्लीट के साथ कंबाइन करके ऊपर मेंशन किए गए रोल के लिए इस्तेमाल करता है तो ये भारत के लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए सीरियस चैलेंजेस को क्रिएट करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और इंडोनेशिया को लेके है।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और इंडोनेशिया की नेवीज के बीच अभी अरेबियन सी में एक जॉइंट एक्सरसाइज को शुरू किया गया है। ये एक पैसिव एक्सरसाइज था जिसको अभी अरेबियन सी की सदर्न पार्ट में कंडक्ट किया गया है। अब पैसिव एक्सरसाइज जो होती है ये अनप्लान्ड एक्सरसाइज होती है। इसमें भारत की तरफ से इस बार INS शारदा पार्टिसिपेट कर रहा था, जो कि हमारे एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, और इंडोनेशियन नेवी की तरफ से अभी KRS सुल्तान पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि इंडोनेशियन नेवी एक कॉर्वेट शिप है। अभी पिछले कुछ सालों से भारत की तरफ से अपनी सभी फ्रेंडली नेशन के साथ इस तरीके की पैसिव एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है और फ्रिक्वेंटली इनको कंडक्ट किया जा रहा है। अब ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल या कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज नहीं होते हैं और इसके अंदर बस कुछ बेसिक नेवल मैन्यूवर्स को कंडक्ट किया जाता है, लेकिन इससे दोनों देशों की नेवीज के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल कोऑपरेशन को बेहतर बनाने में काफी मदद मिलता है। इसी बीच आपको याद होगा चाइना की तरफ से एक रॉकेट को हाल ही में लॉन्च किया गया था, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होकर धरती पर वापस गिर रहा था, तो वो अभी मालदीव के पास समंदर में आके गिर गया और इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।